रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जी हाँ, आज हम यहाँ पर जल संरक्षण से संबंधित चर्चा करने जा रहे हैं। जीवन के 5 मूलभूत तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में जल विशेष महत्वपूर्ण है। न केवल जीव सृष्टि अपितु समस्त वानस्पतिक जगत भी जल पर निर्भर है। जल के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए मनीषियों ने जल ही जीवन है कहकर जल की सत्ता का महत्व प्रतिपादित किया है। रहीम के अनुसार पानी के अभाव में सब कुछ सूना है। वस्तुतः जल का अभाव होते ही जीवन समाप्त होने लगता है और वनस्पतियां अपनी सारी सुंदरता खोकर सूख जाती हैं, ईंधन मात्र रह जाती हैं, जिससे फल फूल की आशा नहीं की जा सकती। वैदिक साहित्य में जल के रचनात्मक और ध्वंसात्मक दोनों रूपों की विस्तृत चर्चा मिलती है। स्वच्छ जल जीवन का पोषक तत्व है, अतः वही शिव रूप है, कल्याणकारक है। शिवः आपः सन्तु, जल कल्याणकारक हो, इसके लिए जल की स्वच्छता का संरक्षण आवश्यक है। अस्वच्छ जल शिवरूप नहीं हो सकता, वह व्याधियों का कारण बनता है। अतएव वैदिक ऋषि उसकी कामना नहीं करता। वह जल में निहित अमृत और औषधि तत्व का आकांक्षी है। अपस्त्वत अम तमप्सु भेषजम अपाम उत देवा भवत वाजिनः, यह ऋग्वेद का मंत्र है। अर्थात हे देवों, तुम उन्नति के लिए जल में निहित अमृत और औषधि को जानकर जल के प्रयोग से ज्ञानी बनो। अथर्ववेद में ही ऐसी ही प्रार्थना की गई है। शम नो देवी ऋष्टवि ये आवो भवन्तु पीतये शम योह अभि स्रवन्तु नः। अथर्ववेद में कहा है कि हमें इच्छित सुख देने के लिए जो कल्याणकारी हो, हमारे पीने के लिए सुखदायी हो, हमें सुख और शांति देते हुए जल प्रवाह बहो। जल का यह महत्व और जल के स्वस्थ स्वरूप को प्राप्त करने की यह आकांक्षा जल की आवश्यकता का सफल प्रतिपादन करती है। सामाजिक जीवन में भी जल का महत्व अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है। जल की उपलब्धता और उसके उपयोग की सुविधा मनुष्य के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के सहायक कारक हैं। इसी कारण नदियों की घाटियाँ मानव सभ्यता के विकास की प्रथम जगह बनी। आदिम मानव ने जलीय संसाधन से भरपूर स्थल अपने स्थायी निवास के लिए चुने। उसने न केवल पीने के लिए बल्कि सिंचन, परिवहन, मत्स्य पालन और आखेट आदि के लिए भी जल का प्रारंभिक उपयोग किया। ऋषि, कृषि, व्यापार और बड़े बड़े अधिवासों का विकास नदी घाटियों और सागर तटीय प्रदेशों में जल की सुलभता से संभव हुआ। सभ्यता, संस्कृति और आर्थिक विकास के संदर्भ में जल के महत्व का अनुमान इस बात से भी लगता है कि मध्य एशिया के जल शून्य रेगिस्तानों से मनुष्य जल सुलभ हरे भरे क्षेत्रों की ओर प्रवाहित हुआ। उसने राजस्थान के शुष्क रेतीले मैदानों की अपेक्षा गंगा यमुना के हरे भरे मैदानों में रहना अधिक पसंद किया। आज भी जनसंख्या के घनत्व की तुलनात्मक सघनता विरलता इस तथ्य की साक्षी है। इससे सिद्ध है कि मनुष्य अति प्राचीन काल से ही जल के महत्व और उसकी शक्ति से परिचित रहा है। उसका उपयोग करते हुए विकास की संभावनाएं खोजता रहा है। जल मनुष्य के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है। मनुष्य ने इसका महत्व समझा और इसकी शक्ति का सदा सम्मान किया। वरुण देवता के रूप में जल की प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति में जल के महत्व को रेखांकित करती है। समुद्र की देव रूप में मान्यता, गंगा आदि नदियों की मातृ रूप में पूजा प्रतिष्ठा जल के प्रति सभी की कृतज्ञता ज्ञापन करती है और भारतीयों ने जल को यथासंभव पवित्र बनाए रखने का भरसक प्रयत्न किया है। हमारे धर्म प्राण देश में पवित्र नदियों, सरोवरों के जल में प्रदूषणकारी अपवित्र पदार्थ फेंकने का निषेध मिलता है। किंतु पाश्चात्य संस्कृति के भौतिकता जनित प्रभाव में जैसे जैसे ईश्वरीय अस्तित्व में आस्था और विश्वास घटा है, वैसे वैसे पवित्र नदियाँ पुण्य तीर्थ प्रदूषण का शिकार हुए हैं। कितने ही उद्योगों के
विषैले रासायनिक पदार्थ नदियों के जल में मिलकर उसे प्रदूषित कर गए। पतित पावनी गंगा स्वयं अपावन हो गई। नदी जल में मलमूत्र का विसर्जन, तीर्थों के जल में साबुन आदि का उपयोग हमारे धर्म ग्रंथों में पाप बताया गया है। गंगा कानपुर में, यमुना दिल्ली में, मंदाकिनी चित्रकूट में आदि का जल उत्तरोत्तर मलिन होता गया और हम औद्योगिक विकास का नारा उछालते हुए जीवन के अमृत तत्व को मृत करते गए। परिणामतः आज के तथाकथित विकसित समाज में पेयजल बेचकर एक संस्था आर्थिक लाभ प्राप्त कर रही है और दूसरी ओर देश का सामान्य निर्धन जन प्रकृति के इस अमूल्य वरदान से वंचित हो रहा है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। जल संरक्षण करके इस दुखद स्थिति को परिवर्तित किया जाना चाहिए। 20वीं शताब्दी में औद्योगिक विकास ने न केवल जल को प्रदूषित किया है, बल्कि उसका अधिकतम उपयोग करते हुए जल भंडार को उत्तरोत्तर अवशोषित भी किया है। आज आधुनिक समाज में मनुष्य अपने दैनंदिन जीवन तक में जल संसाधनों का उपयोग पहले से कहीं अधिक कर रहा है। पहले कुएं से जल खींचकर उपयोग किया जाता था। यह एक श्रम साध्य कार्य था, इसलिए मनुष्य के कुएं सूख चुके हैं और पाइपलाइनों में जल बिना किसी शारीरिक श्रम के सरलता से प्राप्त हो रहा है। तब उसका अपवाह अनियंत्रित होना स्वाभाविक है। जिन क्षेत्रों में जल का अभाव है, उन क्षेत्रों के वासी मितव्ययिता पूर्वक जल का उपयोग करते हैं, किंतु जहाँ जल सहज सुलभ है वहाँ उसका अविवेकपूर्ण दुरुपयोग सब ओर दिखाई देता है। आधुनिक समाज में मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न करके उनका शोषण किया है। यहाँ दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, दोहन और शोषण। दोहन का मतलब यही है कि मितव्ययिता पूर्वक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मनुष्य हित में करना, और शोषण का मतलब है बिना विचारे प्राकृतिक संसाधनों का तब तक उपयोग करते जाना जब तक कि वे समाप्त न हो जाएं। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करते जाएंगे तो अंत में एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य के लिए प्राकृतिक संसाधन कुछ भी प्राप्त नहीं होंगे और तब मनुष्य का जीवन पृथ्वी पर कठिन होता चला जाएगा। ऐसी ही कुछ स्थिति निर्मित हुई है जल के अत्यधिक शोषण के कारण। इसलिए भी प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहारों की उपलब्धता संकटापन्न हुई है। हरे भरे वनों की अनियंत्रित कटाई के कारण एक ओर स्वच्छ वायु दुर्लभ हो चली है, तो दूसरी ओर वर्षा से प्राप्त जल की मात्रा भी घटी है। वन वर्षा के महत्वपूर्ण कारण हैं। उनके न रहने से वर्षा की कमी हुई है तथा भूमंडल का तापमान बढ़ा है। इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण भूगर्भ में स्थित जल स्तर नीचे गया है और पूर्वजों द्वारा निर्देशित उपायों की उपेक्षा करने के कारण भी तापमान बढ़ता चला जा रहा है। स्थान स्थान पर सरोवर, बावड़ी, कुएं, तालाब होने से भूतल का तापमान नियंत्रित रहता था और जल स्तर में कमी नहीं आती थी, किंतु अब नई कॉलोनियां बसाने, औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए मनुष्य ने इन्हें पाट कर भूमि प्राप्त कर ली है। इस प्रकार भूतल के ताप को नियंत्रित करने वाली सहज व्यवस्था भंग होने से जल संकट उत्पन्न हुआ है। वर्षा से पूर्व ग्रीष्म ऋतु आते ही कितने ही क्षेत्र भूगर्भ जल स्तर घटने से संकटग्रस्त हो जाते हैं और जीवन नष्ट होने लगता है। इस संकट से मुक्ति के उपाय विचारणीय हैं। आधुनिक समाज में तकनीकी विकास के कारण जल संसाधन का प्रचुर उपयोग होने से जल संकट उत्पन्न हुआ है। आज जल का उपयोग घरेलू कार्यों के अतिरिक्त सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मछली पालन, जल यातायात आदि कार्यों के लिए किया जा रहा है। वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से जल की कमी वाले क्षेत्रों में भी धरातलीय और भूमिगत जल के उपयोग से कृषि का अभूतपूर्व विकास किया गया है। पंजाब एवं हरियाणा में जल संसाधनों का उपयोग सिंचाई के लिए किया गया है। इससे वहां आर्थिक संपन्नता बढ़ी है, किंतु साथ ही जलीय संसाधनों की उपलब्धता घटी है। दक्षिणी साइबेरिया आदि अन्य अनेक क्षेत्रों में भी सिंचन क्षमता के विकास ने भौतिक समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं।
किंतु जल संसाधनों के अत्यधिक शोषण ने जल स्रोतों को सुखाते हुए जल की आवश्यक उपलब्धता और शुद्धता का संकट भी उत्पन्न किया है। एक ओर अनेक उद्योग जल का अधिकतम उपयोग करते हुए उसे प्रदूषित करते हुए जल संकट उत्पन्न कर रहे हैं, और दूसरी ओर अनेक औद्योगिक केंद्र जल की कमी के कारण समस्याग्रस्त हो रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए जल संरक्षण आवश्यक है, अन्यथा न केवल औद्योगिक उत्पादनों की उपलब्धता घटेगी बल्कि पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न होगा। ऐसा कहा जाता है कि आगे आने वाले समय में पानी को लेकर युद्ध होगा। यदि हमने आज जल संरक्षण के उपाय नहीं किए, जल को शुद्ध करने के उपाय नहीं किए, तो आने वाले समय में पानी को लेकर के पड़ोसियों के बीच में, समाज के बीच में, देशों के बीच में लड़ाइयाँ छिड़ेंगी और उसे रोकना मनुष्य के बस की बात नहीं होगी। जल संकट पर विचार करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि आज यह समस्या हमारे समक्ष दो रूपों में उपस्थित है, एक तो जल प्रदूषण के रूप में और दूसरे जल अभाव के रूप में। इसलिए जल संरक्षण भी दो रूपों में किया जाना अपेक्षित है। अब आवश्यक है कि औद्योगिक इकाइयों का कचरा, घातक रसायन और गंदी नालियों का दूषित जल नदियों में जाना प्रतिबंधित किया जाए तथा नदी, नालों, सरोवरों, झीलों, कुओं और बावड़ियों के जल की पवित्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाएं। इससे पेयजल का संकट दूर हो सकेगा और जल प्रदूषण कम होगा। आज ये प्रयत्न प्रायः शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं और स्थानीय निकायों द्वारा प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे हैं। ऐसे प्रयत्न अधिकतर भ्रष्टाचार के कारण अपना अर्थ खो देते हैं। साथ ही जन सहयोग का अभाव भी इन प्रयत्नों की सफलता को बाधित करता है। अतएव इस संदर्भ में जन जागृति भी आवश्यक है। जन सहयोग और ईमानदार शासकीय प्रयत्न से हम इस संकट पर विजय पा सकते हैं। जल प्रदूषण के नियंत्रण मात्र से पेयजल का संकट दूर हो सकता है। हमारे देश में गंगा शुद्धिकरण अभियान चलाया गया। अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी गंगा नदी जैसी की तैसी ही बनी हुई है। यहाँ तक कि इलाहाबाद के कुंभ के दौरान जब शंकराचार्यों ने जल को देखा, गंगा नदी को देखा, तो उन्होंने उस पानी से आचमन करने से भी इनकार कर दिया कि इतने गंदे पानी से आचमन करना भी ठीक नहीं है। इतना अपवित्र हो चुका है गंगा का जल, तो इसकी पवित्रता कायम रखने के लिए जो इसके किनारे लगे हुए उद्योग हैं, उन उद्योगों के प्रदूषित अपशिष्ट जल को उपचारित करने के बाद ही गंगा या दूसरी नदी में छोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि इसकी पवित्रता कायम रह सके। जल के बढ़ते अभाव को दूर करने के लिए वे सब प्रयत्न आवश्यक और अपेक्षित हैं जिनके कारण अब तक मनुष्य जल संकट से मुक्त रहा है। आगे इस निबंध में लिखते हैं कि यदि हम पुनः वृक्षारोपण करके अपनी धरती को पहले की तरह हरा भरा बना लें तो हमें वर्षा का पर्याप्त जल प्राप्त हो सकता है। यद्यपि पाइपलाइन के बढ़ते प्रयोगों ने कुओं, तालाबों और बावड़ियों को लगभग समाप्त कर दिया है, तथापि जिन क्षेत्रों में ये शेष हैं वहाँ इन्हें संरक्षित करके और जहाँ नहीं है वहाँ पुनः निर्मित करके हम जल अभाव को दूर कर सकते हैं। इन लघु जल स्रोतों का संरक्षण और निर्माण भूतल के ताप को नियंत्रित करके भूगर्भ में स्थित जल स्तर को नीचे जाने से रोकने का प्रभावी उपाय सिद्ध होगा। जल प्रयोग में सावधान रहकर भी हम जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर लगे नलों की टोटियां लोग प्रायः खुली छोड़ देते हैं। इससे कितना ही जल व्यर्थ बहता रहता है। कभी कभी टोटियां न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने से भी जल प्रवाहित होता रहता है। एक अच्छे नागरिक के रूप में हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य भी है और दायित्व भी, अतः इस संदर्भ में सावधानी अपेक्षित है। आगे इस निबंध में लिखते हैं, जल संरक्षण की मूल भावना जल की स्वच्छता, गुणवत्ता और क्षमता से संबद्ध है। अतः हमें जल का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि वह प्रदूषण मुक्त रह सके और व्यर्थ बहकर नष्ट न हो। उसका भंडार भावी पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रह सके। धरातलीय जल मनुष्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। अतएव अन्य विविध पदार्थों की भांति जल प्रबंधन की ऐसी सफल आयोजना रचनी चाहिए ताकि वर्षा से प्राप्त जल यूं ही बहकर नष्ट न हो।
शुष्क मौसम में भी उसकी समुचित आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए वर्षा जल के भंडारण की व्यवस्था आवश्यक है। जल व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अनिवार्य और मूल्यवान है। व्यक्ति का जीवन और समाज की प्रगति जल आपूर्ति पर निर्भर करती है। इसलिए जल संरक्षण के प्रति दोनों का उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार अपेक्षित है। कोई भी योजना तभी सफल हो सकती है जब उसके क्रियान्वयन में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा विद्यमान हो। जल संरक्षण से संबंधित समस्त प्रयत्न भी इस तथ्य की अपेक्षा करते हैं। जीवन को स्थिर और सुरक्षित रखने के लिए हमें इस सत्य को समझना चाहिए, तभी जल संकट से मुक्ति संभव है। भारतीय धर्मशास्त्रों में एक प्रसिद्ध उक्ति है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसी की रक्षा करता है। यह वाक्य जल संरक्षण के संदर्भ में भी सही सिद्ध होता है। यदि हम जल की रक्षा करेंगे तो जल भी हमारे जीवन की रक्षा करेगा। जल की उपेक्षा और विनाश, उसका शोषण, दुरुपयोग हमारे विनाश का कारण बनेगा। अतः हमें जल संरक्षण का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। जल के देवता वरुण का समुचित आदर किए बिना जीवन का संधारण और विकास असंभव है। अतएव एक बार फिर इस प्राकृतिक शक्ति को देव रूप में प्रतिष्ठा और पूजा जल संरक्षण की जानी चाहिए। यही धर्म सम्मत और बुद्धि संगत है। आज यदि हम जल का संरक्षण नहीं करते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ियों के पास शुद्ध स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं होगा। और ऐसा कहा जाता है कि कुल पृथ्वी पर उपलब्ध जल का मात्र 1% हिस्सा ही मनुष्य के पेयजल के लिए उपयोगी है। और यदि आज हम इसके किनारे जो जल स्रोत हैं उनके किनारे हम उद्योग धंधे लगाते चले जाएंगे, उसको प्रदूषित करते चले जाएंगे, यदि हम अपनी जीवन शैली आधुनिक विकास के मापदंडों के आधार पर बनाएंगे तो हमारे जल संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपाय कभी प्रभावी सिद्ध नहीं होंगे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनुष्य के लिए कृषि है। यदि हम अपनी कृषि पद्धति को अत्यधिक जल पर निर्भर करेंगे तो जल स्रोत सूखते चले जाएंगे। आज पैदा की जाने वाली फसलों में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। आज यदि गेहूं की पैदावार की जाती है तो उसके लिए 12,000 लीटर प्रति किलो पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बजाय हमें संकर नस्लों पर जाने की बजाय देशी नस्लों को बढ़ावा दें कृषि के क्षेत्र में। इसी प्रकार से यदि हम गन्ना लगाते हैं तो गन्ने में सर्वाधिक पानी खर्च होता है। जितना लंबा गन्ना होगा उतना ही अधिक पानी लगेगा। तो हम ऐसी फसलों का चुनाव करें, ऐसी फसलों का चयन करें जिसमें कि कम पानी की ज़रूरत पड़ती हो। पंजाब में, हरियाणा में और जो तराई के इलाके हैं वहाँ पर भीषण गर्मी में धान लगाया जाता है और उस धान में अत्यधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है। 60 दिन में पकने वाले धान में इतना पानी लग जाता है जो पूरे वर्ष भर काम आ सकता है। लेकिन लोभ और लालच के वशीभूत होकर के वहाँ के कृषक जरा भी ज़मीन को आरामदेही नहीं देना चाहते हैं। वे निरंतर उससे पैदावार हासिल करना चाहते हैं। यद्यपि वहाँ नहरें मौजूद हैं, पानी की उपलब्धता है, लेकिन पानी एक सीमित संसाधन है। उसका अत्यधिक उपभोग और उपयोग करने से अंततः एक दिन ऐसा आएगा जिससे कि वहाँ सूखे से गुजरना पड़ेगा। राजस्थान में पानी का संकट व्याप्त है, यह हम जानते हैं, लेकिन वहाँ जल संरक्षण के लिए इतने ठीक उपाय किए गए हैं। उस पर अनुपम मिश्र ने 2 किताबें लिखी हैं जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदें और आज भी खरे हैं तालाब। इन दोनों पुस्तकों ने विश्वव्यापी ख्याति अर्जित की है और उसमें बताया गया है कि राजस्थान के रेगिस्तान में किस प्रकार से लोगों ने अपने जीवन को सुरक्षित रखा है और साथ में जल का संरक्षण किस प्रकार किया है। इन 2 किताबों को अनुपम मिश्र ने पूरी तरह से बाजार से मुक्त कर रखा है। इन किताबों का कोई मूल्य नहीं रखा है। जब जो चाहे पर्यावरण प्रेमी इन पुस्तकों को हासिल कर सकता है। तो इस प्रकार के प्रयास यदि हम करते हैं जल संरक्षण के लिए, लोगों में चेतना जागृत करने के लिए, साथ ही साथ सरकार की ओर से चलाए जाने वाले प्रयासों में जन सहयोग भी लग जाता है, तो हम जल संरक्षण या जल के संकट को पूरी तरह से दूर करने में कामयाब होंगे। भारत सरकार द्वारा किए गए एक सर्वे में बताया गया है कि आज ग्रामीण महिलाओं को पानी लेने के लिए कम से कम 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।
और इतनी दूरी से पानी ला करके वे अपने बच्चों की प्यास बुझाते हैं। बुंदेलखंड में भीषण जल संकट व्याप्त है। पिछले साल वहाँ सूखा पड़ा और वहाँ पर सूखे के कारण से अनेक लोगों ने पलायन भी किया और साथ में जल संकट से भी जूझते रहे। तो वहाँ जल संकट से मुक्ति के लिए छोटे छोटे पोखर, छोटे छोटे तालाब बनाने की ज़रूरत महसूस हुई और वहाँ इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन के अंतर्गत चलाए गए अभियान में झाबुआ क्षेत्र से पलायन करने वाले लोगों का पलायन रुका है और वहाँ ठीक फसलें पैदा की जा रही हैं, किसानों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार भी मिल रहा है। तो ये छोटे छोटे जो प्रयास हैं उससे पलायन भी रुकेगा, साथ साथ जल संकट जो पैदा हो रहा है वह दिनों दिन बढ़ रहा है, उसको दूर करने में भी मदद मिलेगी। इतना ज़रूर हुआ है, उत्तराखंड में जो गंगा सीधी बह रही थी उसको अपने लाभ के लिए कंपनियों ने वहाँ की गंगा को उल्टी बहाया है। जो हिंदी में एक मुहावरा प्रचलित है कि उल्टी गंगा बहाना, तो वास्तव में वहाँ पर पूरे के पूरे टिहरी और गढ़वाल को स्थानांतरित करके एक नया टिहरी गढ़वाल बना दिया है और पुराने टिहरी गढ़वाल से होकर के गंगा नदी उल्टी प्रवाहित की जा रही है, जिससे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। यदि हमको बिजली प्राप्त करनी है तो उसके लिए अलग से योजना बनाने की ज़रूरत है। इस प्रकार से नदियों के साथ छेड़छाड़ करना कुछ ठीक नहीं है, अन्यथा पानी जो हमारे लिए जीवन का वरदान लेकर आता है वह ध्वंसात्मक रूप में हमारा जीवन लेने की शक्ति भी रखता है। इस तथ्य को हमें ध्यान में रख कर के ही नदियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। दूसरी बात, नदियों के प्रति पुनः हमें वही पूज्य भाव जागृत करना होगा जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। नदियाँ हमारे लिए केवल जीवनदायिनी नहीं है, बल्कि उनके हमारे जीवन में मातृ रूप में प्रतिष्ठा है। वह गंगा हो, नर्मदा हो, ब्रह्मपुत्र हो, चिनाब हो, झेलम हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, भरपूर जल से व्याप्त है भारत देश। अनेकानेक नदियाँ इस देश में प्रवाहित होती हैं। इन नदियों के किनारे लगने वाले उद्योगों का अपशिष्ट जल उपचारित करने के बाद छोड़ा जाए तो ये नदियाँ प्रदूषण से मुक्त रह सकेंगी और लोगों का जीवन खुशहाल और संपन्न होगा। अमृतलाल वेगड़ ने इस बारे में निबंध लिखा है, सौंदर्य की नदी नर्मदा। उसमें नर्मदा के सौंदर्य को स्थापित करते हुए लिखा है कि संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से हुआ है। इस निबंध में भी यह बात आई है कि मनुष्य जीवन का जितना भी उत्थान हुआ है, जितना विकास हुआ है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वैभव आज मनुष्य का दिखाई देता है, वह नदियों की देन है। इन नदियों के प्रति हमारा जो भाव है उसको भौतिकतावाद से हटा करके पुनः आध्यात्मिक रूप में स्थापित करेंगे तो हमारे देश में जल संकट जैसी स्थिति से निपटा जा सकेगा। साथ ही इस निबंध में जो कहा गया है कि कुएं, बावड़ियाँ, सरोवर, तालाब, इनको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। जो शेष हैं उनका रक्षण करने की आवश्यकता है। आज नई कॉलोनियाँ काटने के नाम पर तालाबों की ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। वहाँ नए भवन, नए बंगले बनाए जा रहे हैं, जिससे तालाबों का आकार छोटा हो गया है। उनको सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी लोभ की वृत्ति पर अंकुश लगाएं। शहरों के बीच से बहने वाली जो नदियाँ हैं, उन नदियों को जो नालों में बदल गई हैं, उनके लिए एक ठीक ढंग से योजना करने की ज़रूरत है, जिससे कि शहरों का जो अपशिष्ट जल है वह सीधे नाले में न जा कर के उपचारित होकर के नाले में, नदी में जाए और जिससे कि वह जल शहरवासियों के लिए तृप्तिकारक हो। तो इस प्रकार से इस निबंध में जो चेतावनी भी दी गई है, साथ में बताया गया है कि किस प्रकार हम अपने जल को सुरक्षित, संरक्षित, स्वस्थ, प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं और इसके लिए सरकारी, अर्ध सरकारी और जन सहयोग की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। आज जल है तो कल है, बिना जल के हम कल की, भविष्य की आशा नहीं कर सकते हैं। यही इस निबंध का उद्देश्य है। तो इस दिशा में विद्यार्थियों को, साथ ही साथ समाज को आगे आकर के काम करने की आवश्यकता